हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद दीदी। शुरू करेंगे फ्रेंड्स अपना आज का सेशन और पर्यावरण प्रदूषण यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जहां से आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे तो इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं जो इनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। सही आंसर क्या है? जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ऊर्जा देखिए हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक होते हैं हमारे परंपरागत स्रोत होते हैं, दूसरे गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते। ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत या हम कह सकते हैं गैर परंपरागत स्रोत जिनका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? आम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा आम्ल वर्षा होती है? आम्ल वर्षा। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये जल के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड किसका? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसिबल में से किसके बीच होती है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। और सामान्य बातचीत की जो तीव्रता होती है डेसिबल में किसके बीच होती है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, 35 से 60 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। प्रदूषण के विश्वसनीय सूचक कौन से होते हैं? फार्न साइकिल, सवाल लिवर, लाइकेन मॉस, नीम का पेड़ या आइकॉर्निया। राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा लाइकेन और मॉस। जब लाइकेन और मॉस किसके, ये पर्यावरण के विश्वसनीय सूचक क्यों माने जाते हैं? कहते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की मात्रा अधिक बढ़ती है तो वहाँ पर ये समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए लाइकेन और मॉस को प्रदूषण के विश्वसनीय सूचक माना जाता है। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों का नाश, शहरीकरण और बढ़ता प्रदूषण सभी का क्या कारण है? जंगलों का नाश, शहरीकरण, बढ़ता प्रदूषण सभी का क्या कारण है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आजकल किसका, जीवाश्म ईंधन पर आधारित उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जंगलों का नाश, शहरीकरण और बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों का नाश, शहरीकरण, बढ़ता प्रदूषण सभी कारण किसके हैं? हरित गृह प्रभाव के, वैश्विक तापन के, ओजोन क्षय, जनसंख्या विस्फोट। जंगलों का नाश, शहरीकरण, बढ़ता हुआ प्रदूषण सभी कारण है किसके? जनसंख्या विस्फोट के। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ऑप्शन बी, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, मृदा क्षरण यानी कि मृदा अपरदन कब अधिक होता है? मृदा अपरदन अधिक होता है, मिट्टी कब सबसे ज़्यादा कटती है? जब सबसे अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है तो इसके कारण क्या होता है? मृदा का क्षरण होता है, मृदा का अपरदन अधिक होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, स्मॉग, आम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन और एस्बेस्टोसिस। निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? ये जल प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन किससे है? जल प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मात्रा आम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? आम्ल वर्षा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आम्ल वर्षा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, H2SO4।
यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है 70% इसकी मात्रा होती है। शेष मात्रा किसकी? नाइट्रिक अम्ल की होती है, HNO3 की। शेष मात्रा 30% HNO3 होता है और 70% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? डेसिबल में किसकी ध्वनि अत्यधिक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन डी, 80 डेसिबल से अधिक। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, तीव्र ध्वनि जो होती है वो ध्वनि प्रदूषण उसको कहा जाता है। जिसकी ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होगी वो ध्वनि क्या होगी? वो ध्वनि प्रदूषण कहलाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए इसको हानिकारक माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीताशोक, महुआ, पॉपुलर, नीम। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, सीताशोक। सीताशोक धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या जेट उड़ान। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, जेट उड़ानें। जेट उड़ानों से कितना ध्वनि उत्पन्न होती है? 180 डेसिबल 120 डेसिबल की ध्वनि जेट इंजनों से होती है। जबकि भारी ट्रक यातायात से कितना? 80 dB। ऑर्केस्ट्रा से 100, जो आपके म्यूज़िक होते हैं इनसे 100 डेसिबल, और निर्वाचन सभाएं से 90। ठीक है, 90 डेसिबल के आसपास की ध्वनि इनसे उत्पन्न होती है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है जेट उड़ानों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर, आपके ये यूपी टेट में, सुपर टेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा लीजिए, कई बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन सही होता है शोर के लिए, ध्वनि शोर के लिए। कैसे होता है? जहाँ पर सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र, जो ये सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र या राजमार्गों के आसपास रिहायशी इलाके जहाँ होते हैं, वहाँ पर 4 या 6 पंक्तियों में पेड़ लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है कि ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। ये ध्वनि प्रदूषण को 4-6 लाइनों में पेड़ लगाने की एक टेक्निक है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है डी, रबड़। रबड़ क्या है? एक सबसे कम इसमें जैव निम्नीकरण होता है रबड़ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है सी, लाइकेन। अभी मैंने आपको बताया था लाइकेन किसके? ये शैवाल और कवक यानी कि फंगाई, इनसे मिलकर, दोनों से मिलकर बनता है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा सी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, वर्षा के द्वारा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को, जिसमें धूल होती है, धुआं होता है और अन्य हानिकारक तत्व होते हैं, इसको वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, BOD की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, किसी जल क्षेत्र में BOD की जब अधिकता हो जाती है तो संकेत देती है कि उसका जल क्या हो रहा है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है।
ये बीओडी क्या है, प्रदूषण को, इसके द्वारा प्रदूषण, जल प्रदूषण को मापा जाता है बीओडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा उद्योगों के प्रदूषण भार के आधार पर एक वर्गीकरण प्रकाशित किया गया था, उसमें सम्मिलित कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है? पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय ने उद्योगों के प्रदूषण भार के आधार पर कि जहाँ पर भी उद्योगों का प्रदूषण सबसे अधिक होगा वहाँ पर लाल रंग दिया जाएगा, उससे कम वाले को इन्होंने ऑरेंज की श्रेणी में रखा। तो इस आधार पर इन्होंने 4 कलर दिए थे। तो इसमें से एक ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन होता है बी, नीला रंग था। नीला रंग है जिसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अलावा इन्होंने लाल, हरा, सफ़ेद और ऑरेंज कलर, ये कलर नाम आपको याद रखना है कि 4 रंग किस में दिए गए थे? उद्योगों के भार के आधार पर जो नया वर्गीकरण प्रकाशित किया गया था उसमें इन्होंने इन 4 रंगों को सम्मिलित किया गया था। रेड श्रेणी जिसमें कि 60 से अधिक भार का प्रदूषण होगा और प्रदूषण सूचकांक के आधार पर इन्होंने किया गया था। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड, ये थे हमारे पॉल्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में हमने इनको कंप्लीट करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।